कोई स्टेटस अभी डिसाइड नहीं हुआ था, तो उनके लिए पासपोर्ट था, अगर उन्हें इंटरनेशनली ट्रैवल करना था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बच्चों, फिर बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इतना ज़्यादा होमवर्क दिया था करके आने को, देख के आने को, कुछ आप लोगों ने फिर क्या किया उसमें? क्या पेश रफ्त है? कौन बच्चा, मुझे कोई बच्चे इंडिविजुअली बारी बारी मुझे बताते जाएं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। जो मैंने आपको हांगकांग और चाइना का सारा बताया था, फिर मैंने आप जी लोग सर, मैंने जी हांगकांग का सर देखा था। मैंने भी हांगकांग का देखा था। जी बच्चों, क्या देखा था? क्या आप लोगों की क्या फाइंडिंग्स हैं? आप लोगों का अपना क्या थीसिस स्टेटमेंट है? क्या आप लोग सर इसके लिए थोड़ी सर सी एक तो पहले इसकी आर्टिकल, ब्रीफ हुई थी। सॉरी सर, बता दो रिपीट कर दो प्लीज। अब्दुल्ला, आप बता दो। सर आर्टिकल नहीं, पहले आप बता दीजिए। अच्छा सर, ये हांगकांग जो है ये पहले चाइनीज रूल के अंडर था, किन डायनेस्टी में जी जी के दौरान 3rd जी सेंचुरी में। सर जी सर ये 2000 इयर्स के लिए चाइनीज एम्पायर का पार्ट रहा हांगकांग, लेकिन जी सर 1842 से 1898 के दरमियान जो है वो ब्रिटिश एम्पायर ने इसके ग्रेजुअली इसके मेन रीजन्स का कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसमें हांगकांग आइलैंड था, पेनिनसुला था और कुछ न्यू टेरिटरीज थी। सर उसके बाद 1898 में एक दोबारा किसी कन्वेंशन के तहत इन इन ब्रिटिश एम्पायर को कुछ एरियाज लीज आउट कर दिए गए। सर लीज वाज सेट टू एक्सपायर इन 99 इयर्स। ठीक है। उसके बाद सर 1984 में सर जिस तरह 99 इयर्स जब खत्म होने थे 1997 में खत्म होने थे, लेकिन सर 1997 से पहले यूके ने हांगकांग का कुछ फ्यूचर डिसाइड करना था। सर इसलिए यूके ने चाइना के साथ एक डेक्लेरेशन साइन की जिसका नाम था साइनो ब्रिटिश जॉइंट डेक्लेरेशन। 1984 में सर उन्होंने ये साइन की थी। ठीक है। सर इसमें ये था कि डेक्लेरेशन में ये था कि हांगकांग जो है वो चाइना का पार्ट हो जाएगा 1997 में, लेकिन उसका करंट सोशल सिस्टम, उसका इकोनॉमिक सिस्टम, उसका लाइफस्टाइल जो है वो 50 इयर्स तक सेम रहेगा। उसके बाद सर इसमें ये था कि ये जिस प्रिंसिपल पे बेस करता था, डेट इज वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल, कि चाइना का पार्ट रहेगा बट इट वुड रन सेपरेटली अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। और सर राइट टू स्पीच अपना कंटिन्यू रखेगा, प्रेस असेंबली वगैरह। लेकिन सर रिग्रेटेबली सर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ये प्रॉमिस किया था, और सर इवन दो कि हांगकांग के लोगों ने लॉफुल रैलीज भी निकाली हैं, मैस रेफरेंडम्स हुए हैं, 5 से 8 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सर उनकी अर्जेंटली थी यूनिवर्सल सफरेज की, सर जो उनको नहीं मिल रहा। पास्ट 18 ईयर्स से सर सीसीपी ने उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया यूनिवर्सल सफरेज के लिए, सर जो कि ये है कि ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट्स को वोट का हक हो पॉलिटिकल इलेक्शन में। सर इन्होंने रैलीज में बड़ा सर इनके पास वो थे पम्फलेट और स्लोगन से, सर हांगकांग इज नॉट चाइना। और सर इसके कॉन्ट्रेरी जो चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस थी, सर उन्होंने ये डिसीजन दिया कि कि सिर्फ वो पॉलिटिकल फिगर्स जो who love both the country and party, सिर्फ वो कैंडिडेट होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए हांगकांग में।
और सर ये अभी लेटेस्ट ये भी हुआ है कि इन्होंने एक्स्ट्रेडिशन का जो है वो खुद ही उसके साथ ट्रीटी साइन कर लिया है हांगकांग के साथ कि चाइना एक्स्ट्रेडिट कर सकता है, इसके खिलाफ भी सर प्रोटेस्ट हुए हैं। सर सेम ईयर इन्होंने एक वाइट पेपर प्रेजेंट किया था जिसमें इन्होंने मैसिव 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 वो हुए थे, उसकी वजह ये थी, इतना ज्यादा उसका आउटक्राई इसलिए था। जी सर, वो ऑक्यूपाई हांगकांग मूवमेंट हुई थी जिसको अम्ब्रेला मूवमेंट भी कहते हैं, 79 डेज की हुई थी। जी सर लेकिन ये कुछ नाकाम रही है सर, इन्होंने सीसीपी से सिंगल कंसेशन भी ये मूवमेंट नहीं ले सकी। उसमें उसकी सर ये मूवमेंट की बहुत वजह ये थी ना कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे ना, उनको ज्यादातर चाइनीज को वो लीडर्स चाहिए थे जो कि इसको इंस्टिगेट कर रहे थे, इस मूवमेंट को जो है ना वो तेज कर रहे थे। तो वो इसके लिए बेसिक इसका पर्पस यही था कि हमें वो बंदे आप दें एक्स्ट्राडिशन में, तो वो इस वजह से भी उन्होंने काफी ज्यादा उसका देखने में आया था। ये सर, और ये यंगर जनरेशन के लिए कंप्लीटली अपसेटिंग था कि इतनी मैसिव मोबिलाइजेशन थी अम्ब्रेला मूवमेंट जैसी, वो भी जो है डेट कुड नॉट ब्रिंग डेमोक्रेसी टू हांगकांग। सर एक वहाँ उनका था प्रोफेसर बैनी टेल सर, उसने ये कहा था डेमोक्रेसी या सेल्फ डिटर्मिनेशन ये नहीं है कि 4 साल बाद वोट दिया जाए, बल्कि ये है कि ठीक है जी। ये और कोई बच्चा? सर मैंने वेस्टर्न सहारा को पढ़ा है। वेरी गुड। क्या पढ़ा है आपने? हांगकांग वाला रखा है। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जो है उसके अंदर काफी ज्यादा रेजोल्यूशंस उन्होंने पास की इसके ऊपर। बच्चों जरा एक उनमें मिनट, ये 19 ना जो बच्चा ब्रीफिंग दे रहा है उसको सुन लो, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे नहीं इसको सुन सके वो ब्रीफिंग से उनको पता लग जाएगा कि बाकी टॉपिक्स का क्या थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो जाएगा। जी बेटा बोलो। ठीक है। 1975 के अंदर एक एडवाइजरी रूलिंग आई आईसीजे की, जिसमें उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सहारा के जो लोग हैं उनके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है। वेस्टर्न सहारा जो एक ये सेल्फ नॉन गवर्निंग टेरिटरी है, इसके ऊपर सर मोरक्को भी क्लेम कर रहा है अपनी सोवरेनिटी, और पास में स्पेन भी कर रहा था, लेकिन अब स्पेन ने गिव अप कर दिया इसके ऊपर। और अभी पोलिसेरियो एक और स्टेट है जो इसके ऊपर सोवरेनिटी अपनी क्लेम कर रही है। यूएस गवर्नमेंट जो है इसको वो एक मोरक्कन टेरिटरी वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और यूएन के 84 मेंबर स्टेट्स जो है वो भी इसको रिकॉग्नाइज वो कर रहे हैं, सॉरी वो कर रहे हैं रिकॉग्नाइज इसको, बाकी नहीं कर रहे। जी ठीक है। जी अब्दुल्ला, आप क्या बता रहे थे हांगकांग के बारे में? सर मैं हांगकांग की करंट सिचुएशन पे बताना चाह रहा था, जो कि सर 30 जून को जो उन्होंने लॉ पास किया उसके बाद। सर एक तो उन्होंने आर्टिकल 30 के अंदर अमेंडमेंट की अपने अंदर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो भी हांगकांग से बाहर का रिहाइश यानी जो नॉन हांगकांग रेजिडेंट्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर देयर एक्ट्स आउटसाइड ऑफ हांगकांग। सर इसके अंदर एक तो उन्होंने ठक्के छुपे अल्फाज के सारी वर्ल्ड को ही एक तरह से सेक्शंस बना दिया, सैंक्शंस उनके ऊपर। सर उनकी एक तो ये हांगकांग का उन्होंने कब्जा किया, दूसरे हर जगह हम देखते हैं कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। जैसे अमेरिका के अंदर बेतहाशा होटल्स है, हर किसी को वो अपना इकोनॉमिकली गुलाम कर रहा है। इस वक्त इकोनॉमिकल लीडर हमारे पास चाइना चाह रहा है। उसके लिए एक तो जैसे कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स जो प्रोमिनेंट थी पहले वो काफी ज्यादा डाउनफॉल में चली गई, जिसकी वजह से कोई उनके सामने बोल नहीं पा रहा। इसका फायदा उठाते हुए चाइनीज गवर्नमेंट जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट करती जा रही है, यानी वो एक तरह से छोटे ममालिक जो आइलैंड्स हैं जैसे मालदीव वगैरह, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है। उनको जैसे उसके अंदर उन्होंने 700 पीपल्स के लिए आइलैंड बना के दिए हैं। इससे ये होगा कि सर एक तरह से वो इकोनॉमिकली सारी वर्ल्ड को अपना गुलाम कर रही है, और वो अभी का नहीं सोच रहे, वो 100 इयर्स की उनकी एक थिंकिंग है कि 100 इयर्स के बाद वो इकोनॉमिकली इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि कोई भी उनके सामने नहीं। आप लोग तो कहते हो कि जी समंदर की गहराई से गहरा, हिमालय से ऊंचा हमारा चाइना के साथ रिश्ता, तो सेम थिंग्स आर डन विद पाकिस्तान। बिल्कुल सर, उन्होंने बिल्कुल सर उन्होंने बिल्कुल कब्जा कर लिया। पिछले दिनों बीबीसी का सर आर्टिकल आया हुआ था कि उन्होंने ईरान के अंदर $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सकी। अब आइंदा दिनों में उन्होंने करनी है। उससे ये होगा कि एक तो वो सीपैक को जो हम इतना उसके अपना जिगरा चौड़ा करके जाते हैं कि जी सीपैक है हमारे पास, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ईरान से भी अपना रूट उन्होंने बना दिया। अब वो तो उसके पहले बाद ही सर जो उन्होंने अब लॉस बनाए उसको काउंटर करने के लिए आपको पता है इंडिया और ईरान जो है वो चाबहार वहां पे बना चुके हैं, ठीक है। और रिसेंट उसमें बना चुके हैं सर, लेकिन अब उसमें चाइना पड़ गया। वो बाय रेल जो है ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आगे रशिया वगैरह के साथ। तो ये भी अब आगे आप करीब देखेंगे कि वो सिर्फ ग्वादर के जो इफेक्ट्स है ना उसको बिलिटल करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए ये मजीद डेवलपमेंट कर रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के थ्रू एक रेलवे लाइन बना रहे हैं।
यस सर बिल्कुल मगर अभी सर उसके बाद अब जी जी रिसेंटली जी 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 बोलो बोलो। सर हांगकांग को अगर स्पेसिफिकली देखें तो उन्होंने 30 जून को चाइना से सैंक्शंस पे लगाई हैं 23rd एनिवर्सरी से पहले 1 आवर पहले चाइना की टेक ओवर एनिवर्सरी थी ना 23rd उससे पहले उसके लॉ से ये कहता है कि एक तो मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है ठीक है सर अगर कोई फॉरेन फोर्सेस के साथ कोलिजन करेगा या चाइना के साथ कोई जबरदस्ती वगैरह हांगकांग का कोई भी सिटीजन करेगा तो उसे हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकते हैं उसके साथ सर ये उन्होंने किया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डैमेज करेगा वो कंसीडर किया जाएगा टेररिज्म के अंदर ठीक है सर उसके बाद उन्होंने किया बीजिंग विल एस्टैब्लिश अ न्यू सिक्योरिटी ऑफिस इन हांगकांग यानी वो बिल्कुल ही उसके ऊपर आप काबिज हो चुके हैं बिल्कुल ही अब सारी वर्ल्ड खामोश है जो कि इकोनॉमिकली चाइना इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है सर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हांगकांग के जो मेन केसेस हैं यानी जो बड़े केसेस हैं वो बीजिंग के अंदर दे शैल बी मेंटेन इन चाइना वो बीजिंग के अंदर सुन सकते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक एडिशन और किया कि हांगकांग विल हैव टू एस्टैब्लिश इट्स ओन नेशनल सिक्योरिटी कमीशन टू एनफोर्स द लॉज विद अ बीजिंग अपॉइंटेड एडवाइजर यानी उनको काउंसिल बनाने की तो इजाजत दे रहे हैं लेकिन उसका जो हेड करेगा और जो उसका एडवाइजर होगा वो सारा चाइना के पास कंट्रोल है तो उसके बाद उन्होंने हांगकांग चीफ एग्जीक्यूटिव विल हैव द पावर टू अपॉइंट जजेस टू हियर नेशनल सिक्योरिटी केसेस सर लेकिन इसके पीछे भी जो सारी कैबिनेट बैठेगी वो चाइना डिसाइड करेगा कौन अपॉइंट हो सकता है कौन अपॉइंट नहीं होगा सर उसके बाद उन्होंने एक और सैंक्शन बनाया कि सम ट्रायल्स सर ऐसे ट्रायल्स जो कि चाइना को हांगकांग के अंदर बगावत रिबेलियस ट्रायल्स होंगे ट्रायल्स विल बी हर्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स यानी उसका कोई भी यानी सबूत वगैरह पूरी वर्ल्ड को नहीं दिया जाएगा और वो क्लोज डोर के अंदर होंगे सर उसके बाद पीपल सस्पेक्टेड ऑफ ब्रेकिंग द लॉज कैन बी वायर टेप्ड एंड पुट अंडर सर्वेलेंस तो यानी इतना ज्यादा एक ह्यूमन राइट की भी तौहीन है कि उनको इतना ज्यादा जलील करना शुरू कर देंगे हांगकांग वालों को इस वजह से सारा हांगकांग चाइना से डर है अब सर पिछले दिनों 3 दिन पहले सिर्फ एक फ्लैग था जिसके ऊपर बंदे ने लिखा हुआ था कि फ्री हांगकांग ठीक है और उस वजह से उस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई चाइना के अंदर उसे अरेस्ट कर लिया गया और जिस तरह से अरेस्ट किया सारे लोगों के सामने यानी मॉब को भी मारा और उस बेचारे का तो बहुत ही बुरे हालात हो गए ये भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है लेकिन पूरी वर्ल्ड खामोश है क्योंकि चाइना इस वक्त इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिकॉज़ माइट इज राइट बिल्कुल सर माइट इज राइट और कोई भी चाइना के सामने नहीं बोल रहा उसके बाद सर चाइना ने हर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की है जिसकी वजह से इस वक्त जो ममालिक उनको इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए चाइना का गुलाम बनना पड़ रहा हम लोग इतने साल लगाकर आप अगर कभी कॉलोनियलिज्म का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगी ना तो आप लोगों को ये चीज़ पता लगेगी कि हम लोगों के ऊपर ये जो कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ था ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सबसे पहले मतलब जो आई उसने इकोनॉमिकली हम लोगों को ट्रिपल किया ठीक है हम लोगों के बादशाहों को हमारे निज़ाम को ठीक है अब चाइना जो है ना अगर इसको हम टेक्निकली देखें ठीक है तो चाइना इज द सेकंड फेज ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म और सर ये वर्स्ट फेज है उससे भी ज्यादा सर यही बात थी कि अब्दुल्ला की थ्रेड को अगर आगे लेके चलें कि जो चाइना इंट्रोड्यूस करा रहा है वर्ल्ड में दैट इज न्यू कॉलोनियलिज्म इट इज मेकिंग अ चाइना आउटसाइड चाइना क्योंकि ओवर द इयर्स अगर हम देखें तो जो चाइना का स्टेटस है दैट इज चेंज फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलाइजिंग स्टेट टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इट हैज नो मोर प्लेस नो मोर टेरिटरी टू मेक सम मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इट्स ओन टेरिटरी एंड इट्स ओन कन्फाइंस दैट इज व्हाई ये जो 9 आइलैंड्स हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है ये अपने 9 आइलैंड्स को बढ़ा रहा है और ये साउथ चाइना सी जो है ये सर साउथ चाइना सी के अंदर ये सर और सबसे बड़ी ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लेबर मिलता है इनको और उनके नेचुरल रिसोर्स को ये यूज कर सकते हैं दैट इज सेम विद द ब्रिटेन और यूरोपियन डन विद द डेवलपिंग कंट्रीज centuries ago to obtain to use your resources and to utilize your labor resource. और सर इस वजह से वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अब जो चाइना का जो नेक्स्ट स्टेप है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है कैसे बना रहा है कि अभी जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना की अलायंस है और नॉर्थ कोरिया का एक इशू था जनरल असेंबली के अंदर और उसके अंदर तकरीबन 40+ अफ्रीकन कंट्रीज ने उसके फेवर में वोट किया था वो इस वजह से क्योंकि चाइना की वहां पर इन्वेस्टमेंट्स है अगर वो उसके अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट वोट करते तो उनको $2.4 मिलियन की लेस इन्वेस्टमेंट्स मिलती और अगर वो उसके फेवर में करते तो उनको $1.8 मिलियन की ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलती सो दैट इज व्हाट China is how China is influencing everything.
in the form of neo-colonialism. जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस तरह ईरान में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 4 बिलियन की सर सिर्फ अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए। सर ये रिदा का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में अपना एक को बनाने के लिए चाइना जो है चाइना का और अगर अमेरिका का आप इन्फ्लुएंस देखो ना तो उस पर भी एक मतलब मूवी है, मगर वो मूवी कोई इतनी क्लास के अंदर कोट करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक मुझे डायलॉग जो है वो बार बार याद आता है कि जो अमेरिकन है ना ये बेसिकली शौकिया मारते हैं, लेकिन अगर इनकी अपनी लेगेसी देखा जाए तो आपको पता होगा कि खुद ये कितनी मुश्किल से मतलब इनके अंदर जो अवेयरनेस है और वो इनके अंदर पैदा हुई है। तो मतलब कि एक अमेरिकन होता है तो वो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ कह रहा होता है तो बंदा जो दूसरा होता है वो उसको कहता है अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, owned by the Chinese and built by the Negroes. Yes sir, dictator. Yes sir. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जी ये लोग अपने ऊपर इतना करते हैं, तो और हकीकत में ऐसे ही हो रहा है। चाइना आहिस्ता आहिस्ता करके अगर हम लोगों का हमें अच्छी लीडरशिप नहीं मिलती, मैं आप लोगों को बात बताऊं, आप लोगों को सऊदी अरब में एक रूल पता है आप लोगों को कि वहाँ पे कोई भी बंदा प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीद नहीं सकता विदाउट कफील के। यस सर, पता है इसका। वहाँ पे जितना मर्जी भी कोई बंदा पैसा लेके चला जाए, इन्वेस्टमेंट लेके चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ना वो वहाँ पे जो अपने शहरी हैं उनका जो अपर हैंड, हाँ उनको अपना अपर हैंड दिया जाता है कि वो किसी वक्त भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना वो अगर चाहे तो वो फॉरेन इन्वेस्टर की छुट्टी करवा सकता है। लेकिन हमारे केस में माशाल्लाह ये नहीं हो रहा, ठीक है, हमारे केस में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं देखा जा रहा, मुख्तलिफ चीजें नहीं देखा जा रही। अनकरीब हमें चाहिए कि हम लोग किसी हद तक देखें कि हम लोगों का जो गवादर हमने चाइना को दिया है हमने उनको किस हद तक यूटिलाइज करने देना है, ठीक है। ये कभी आप लोग इसका ये भी पढ़ना कि हम लोगों ने उनको कितने साल की लीज के लिए दिया है और जितने साल तक चाइना इसको बना रहा है उतने साल तक हमें क्या आ रहा है। मेरे ख्याल में हमें 8 या 9% से ज्यादा नहीं आएगा नेक्स्ट 50 ईयर्स में। यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। और चाइना को विदाउट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी अपने मुल्क में आने देना, अपने मुल्क के इतने ये जो गवादर है, ये आपको पता होगा 1958 में जो है ये गवादर आपको दी गई थी, आपने ओमान से खरीदी थी, ठीक है। अब ये आप लोगों ने ढूंढना है कि आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि किस वजीर आजम ने जो है ये गवादर आपको लेके दिया था? सर मलक फिरोज खान नून ने। जी बिल्कुल सर इसमें ना एक लड़का है मोहसिन अमीन, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है सर, उसे म्यूट कर दें आप। मोहसिन अमीन ये हमारी क्लास का है सर, उसका माइक ऑन है, गलती से वो इंटेंशनल डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा, आप म्यूट कर दें अपने। अच्छा मैं ओके, ये पता नहीं चला लेकिन अब मैं म्यूट कर। ओके ओके नो प्रॉब्लम, नो इशू। अच्छा जी और हांगकांग, यस सर। जी 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 सर, बोलो। और इसमें ना अल जजीरा ने ना सर एक बार उनका एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने एक कमेंट इस पे दिया हुआ था कि इट टेक्स मनी टू मेक मनी एंड चाइना हैज मनी, दैट इज हाउ चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है और उसके ओवर द इयर्स वो उससे अपने प्रॉफिट्स लेता है और फिर इसके जब इंडस्ट्रियलाइज हो गया उसके बावजूद ये फिर दूसरी स्टेट्स को वोट्स इसके खरीदता है और अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। और इस तरह अगर पाकिस्तान के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो चाइना, अमेरिका ने ज्यादा डोनेशंस दिए हैं पाकिस्तान को एज कम्पेयर टू चाइना ओवर द इयर्स। और सर पाकिस्तान की जो अगर स्टेट है उसका क्लाइंटियलिज्म इसकी थ्योरी है, उसके थ्रू ये चलता है, रेंटियर स्टेट भी आप इसको कह सकते हैं। सर इसके अंदर चाइना के जो पाकिस्तान है ये उनके एज ए एजेंट, एज ए ब्रोकर काम करता है। अब चाइना और पाकिस्तान को, चाइना की क्या मजबूरी है कि उसको कॉन्टिन्यूसली अपने पास रखे और उसकी अलायंस को बरकरार रखे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे उनके साथ कोई भी कल्चरल अफिनिटीज नहीं है, हमारे उनके साथ कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं है। दैट इज के अब अगर उनका जिंजियांग जो उनका प्रोविंस है अगर उसके साथ पाकिस्तान है जी सर, उसके साथ वहाँ पर उइगर के मुस्लिम्स हैं सर, उनके अंदर उन्होंने कंटोनमेंट, उनके सेल्स बना रहे हैं, उनको कॉन्टिन्यूसली कम्युनिज्म के ऊपर उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट का स्टेटस दिया हुआ है। दैट इज हाउ द क्रिश्चियन वेस्ट को चाइना हिट कर रहा था, सेम तरीके से वो मुस्लिम इस्लाम को हिट कर रहा है इस जगह पर। लेकिन हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग उनके साथ कोई भी इस बारे में कोई भी आवाज उठा सके।
अब अगर देखा जाए तो सर इसके अंदर अब इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है कि जो चाइना है वो कंटेनमेंट। सर अमेरिका ने पाकिस्तान को कंटेनमेंट के लिए यूज किया अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट इंडिया। अब चाइना पाकिस्तान को कंटेनमेंट के लिए यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट उसके उइगर मुस्लिम्स, तो फिर वो उइगर मुस्लिम्स के लिए एज ए सेंचुरी ना एक्ट करे। सर ये सारे उनके पर्सनल हैं, उनके इंटरेस्ट हैं। और पाकिस्तान और चाइना की अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के वजीर आजम, अब मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने भी यही बात की थी, यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने भी यही बात की थी कि चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन सिर्फ इसी बात पे बेस करता है कि हम लोग उनके कोर इंटरेस्ट और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और इन रिस्पॉन्स वो हमारे कोर इंटरेस्ट को वैल्यू करते हैं। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट के अंदर ये वाला इशू उइगर मुस्लिम्स का आता है, बट पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट। इसकी हमारी अगर दोस्ती की इब्तिदा अगर आप कभी जाओ ना, आप देखो कि इतना हम इंडिया और चाइना की आपस में इतनी क्यों दुश्मनी है, और पाकिस्तान का और इंडिया का क्यों मतलब इतना अच्छा ताल्लुकात है कि हम लोग अगर इसकी डिटेल में आप जाओ तो ये 1962 में ही इसकी शुरुआत होती है। मतलब आपको मैंने बताया था कि उनका तिब्बत को लेके कुछ उनके मसले मसाइल थे, ठीक है, वो बाद में उन्होंने उनको दे दिया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इससे पहले कि हमारा उनके साथ कोई बॉर्डर कन्फ्लिक्ट खड़ा होता, हमने उससे पहले उनको वो चीज़ उनकी दे दी। हम लोगों का खास रूट था, ठीक है, हमने वो आप लोगों ने मुझे सर्च करके बताना है कि वो कौन सा इलाका था जो हमने उनके साथ इशू क्रिएट होने से पहले उन्हें दे दिया था। हमने कहा था कि ठीक है इस इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन आप करें। कोई इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये सर इसमें मैं इसका अभी आपको इसका आंसर देता हूँ कि आपने देखा होगा पाकिस्तान का नक्शा देखे ना, तो उसका कुछ हिस्सा जो वो चाइना के अंदर गया हुआ है। अब जहाँ पे ये इंडिया और जो चाइना के क्लैशेस हो रहे हैं ना, ये जब 48 में जब इन्होंने आधा कश्मीर जो है ये फतह किया था, तो उस वक्त जो है ना, जो इनके वो रहनुमा थे, उसके बाद कोई आई थिंक 50 में ना इनका पाकिस्तान के साथ वायदा हुआ था कि आप इतना हिस्सा हमें दे दें और ये वाला जो हिस्सा है वहाँ से हमें दे दें, क्योंकि वहाँ तक पाकिस्तान की जो रसाई और वहाँ तक आर्मी की अप्रोच नहीं थी। जिस तरह ये सियाचिन का इलाका है कि वहाँ पे आर्मी नहीं थी, उन्हें डर था पाकिस्तान को कि कहीं वो यहाँ पे आके बैठ ना जाए, तो वो एरिया जो वो चाइना को दे दिया गया। अब इसी चीज हम लोगों की एक सबसे अच्छी बात ये रही है, अब हालात आगे आके ना, क्योंकि एक काम जो एक बंदा शुरू कर रहा होता है ना, उसके हम लोगों की जब पाकिस्तान शुरू में बना था ना, जो मैंने आपको पूरी दुनिया का बायपोलर और वो यूनिपोलर बताया था, ठीक है, जब पाकिस्तान बना था ना, तो हम लोगों के जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग थे या जो फॉरेन पॉलिसी मेकर थे, उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। उनको पता था कि हमने किस तरह, और देखो वो स्ट्रेटेजी किसी हद तक सही है, तो देख लो ना, हमें दो ब्लॉक्स की तरफ से और था, एक रशियन ब्लॉक हमें बुलाता था, ठीक है, द ग्रेट बियर, दूसरी तरफ हमें बुलाता था अमेरिका, ठीक है, दोनों ही ब्रूटल थे। लेकिन उस वक्त की हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, आप ये देखें कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कितनी देर पहले इस चीज को फोरकास्ट कर लिया था कि जो रशिया है ना ये अब जाने वाला है, ठीक है, और अमेरिका का टाइम आने वाला है। अगर आप सोचें कि हमने उस वक्त साथ दिया होता रशिया का, ठीक है, तो रशिया तो पहले किसी तरीके से गर्म पानियों तक रसाई जा रहा था, ठीक है, तो गर्म पानियों की रसाई उसको पाकिस्तान से अगर आप देखो कितने आराम से उसको मिल जानी थी। उसने अफगानिस्तान को टेक ओवर करना था, उसके बाद उसने यहाँ पर आना था, लेकिन बस वक्त के साथ साथ तो कुछ जो एक चेन और सीरीज जो चल रही होती है ना, जो हम लोगों ने जब उसकी हायरार्की में चेंजिंग होती है ना, जब अगला बंदा आता है, अब जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हम लोगों का जो 1955 से 58 तक का जो इरा है ना, ये दिल को शायद इस बारे में पता हो, वो इतना ज्यादा अजीबोगरीब था। हमारे एक टाइम के अंदर 2-3 सालों के अंदर 5 वजीर आजम बदले हैं, और उसको एज अ रिडिक्यूल करते हुए इंडिया का जो नेहरू था वो कहता था कि जी मैं शायद इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितना पाकिस्तान जो है वो अपने वजीर आजम बदलता है। उसके अंदर ही ये फिरोज खान नून आया, तो गवादर पोर्ट जो है ये आपको मिल गई, ठीक है, ये उस दौर में इन्होंने अभी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, मगर मेरे ख्याल में $1 बिलियन के करीब कोई, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो इसको एज अ कंफर्मेशन लेना। और इसमें नवाब अकबर बुख्ती जो है उसने भी अपना रोल अदा किया था ओमान से लेने में, तो ये तब हुआ था। लेकिन आप देखोगे अगर हम लोगों की
पॉलिटिक्स इस तरीके से सेम रहती और इसी तरीके से हम लोगों का सिस्टम चलता आ रहा होता ना तो शायद, मगर हम लोगों के बार बार मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसको तोड़ दिया गया, फिर दूसरी बनी उसको तोड़ दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन 56 में बना उसको 58 में तोड़ दिया गया, ठीक है। फिर मतलब हम लोगों की तो जान ही नहीं छूटी ना, और खास तौर पे ये वाला ही रहा, ठीक है, 51 से 60 का, और उसके बाद माशाल्लाह जो हम लोगों का, जिसका आपका भी पता होगा, 90s से लेकर 2000 तक का, इसमें आप देखना कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है, ठीक है, माशाल्लाह, बेनजीर नवाज शरीफ, बेनजीर नवाज शरीफ, बेनजीर नवाज शरीफ। फिर उसके बाद ये एकदम जाहिर बात है मिलिट्री को तो हम ब्लेम करते हैं, ठीक है, कि जी मिलिट्री का, लेकिन आप देखो ना कि ये जो हरकत है ये इससे हमारी जान छूट सकती थी। यही बारियां लगी हुई थी कि बीबी आ रही है, नवाज शरीफ जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, और मतलब कितना मुज़ाहिका खेज लगता है। कभी आप ये हिस्ट्रिया पढ़ो ना तो इनका दोनों का काम ही यही था। बेशक बहुत बड़े लीडर हो गए, पाकिस्तान को बड़ा कुछ दे के गए हो गए, लेकिन मुझे आता है कि यार ये इन्होंने मुल्क का किस तरीके से मजाक बनाया था। और माशाल्लाह मिलिट्री को तो हम लोग खुद तो कहते हैं कि जी वो बीच में इंटरवीन करो। जब आप देख रहे हो जी दो जाहिल नालायक बच्चे जो हैं वो होमवर्क करने की बजाय किताबें फाड़ रहे हैं, ठीक है, तो बीच में फिर जो मास्टर है या जो टीचर है वो तो इंटरवीन करेगा। फिर वो तो यही हम लोगों के साथ 90s में हो रहा था। कभी आप उसको देखो 88 से लेकर 99 तक एक अजीबोगरीब करेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखो, मतलब जो घटिया हरकतें ज़िया उल हक के दौर में डेमोक्रेसी के साथ नहीं हुई होगी जो हम लोगों ने खुद की थी। तो मतलब ये अगर हम लोगों का अगर ये अभी ये जो इस चीज़ का हम चाइना के साथ क्यों पड़ता है असर, देखो चाइना के साथ सारा कुछ हो गया, लेकिन इसकी क्या किसी ने कोई हिकमत अमली कोई बनाई है, किसी ने इसका कोई बी चैनल सोचा है कि जी कल को चाइना जो है वो अगर हमारे साथ किसी तरीके से हमें आंखें दिखा देता है तो अब तब हम कहाँ जाएंगे। माइट इज राइट की पॉलिसी है, और चाइना जहाँ पर छेड़छाड़ करता है, चाइना ने हजारों जगह पर छेड़छाड़ की हुई है। आप देख लो इंडिया ने क्या कर लिया चाइना का, या साउथ चाइना सी के अंदर वो चाइना क्या कुछ कर रहा है, ठीक है। दुनिया को एक तरीके से वो दोबारा से इकोनॉमिक कॉलोनियल लेगेसी की तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता घसीट के लेके जा रहा है, ठीक है। क्या हमने इसका कुछ बनाया, हम उसका क्या करेंगे, कुछ खुदा न खास्ता अगर समथिंग रॉन्ग हैपन्स तो उस वक्त हमारे पास क्या चैनल होगा, क्या इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो कर रहे हैं, क्या वो हम लोगों को, मतलब ये हम लोगों की पॉलिटिशियंस का काम था ना कि हम लोग इस चीज को देखें। सर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ। चाइना के बारे में सारों ने अपनी राय दी है, इन्होंने तस्वीर का सिर्फ एक रुख पेश किया है, दूसरा नहीं पेश किया। जी आप ही बताएं। हमारे पहले तो मैं विवाद से स्टार्ट करता हूँ ना कि जो सी पैक है इसे हम वो ही एक मुगलों का दौर की एक कंपनी करार दे रहे हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा। वहाँ पे भी एक हमारी नालायकी थी जो अभी भी हम कर रहे हैं। वो यहाँ पे अपने पैसे लगा रहा है, यहाँ पे उसे मैन पावर चाहिए, वो मैन पावर कहाँ है इनके पास, ठीक है, इनके पास मैन पावर नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बिजली के प्लांट लगाए, साहिवाल का मुझे पता है, जो मैंने खुद देखा है। वहाँ पे उनको पहली प्रेफरेंस थी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं ना उन्हें वहाँ पे भर्ती किया जाए। उन्होंने उठा के वहाँ पे उन्हें लगा दिया, उन्होंने वो प्लांट ही उड़ा दिया, उन्हें दोबारा वो सेट करना पड़ा, ठीक है। तो दूसरी बात ये पॉइंट कि अमेरिका ने यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। पिछले दिनों ट्रंप ने एक हमें बिल दिया था 33 अरब डॉलर का, ठीक है, और चाइना ने हमें जो तकरीबन 50 अरब डॉलर की उन्होंने एक साथ ही हमें इन्वेस्टमेंट दी है, जो कि बढ़कर तकरीबन 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुकी थी। ये 2018 से मैं पहले की फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। अमेरिका जहाँ पे भी गया है वहाँ पे वो जंग लेके गया है, वहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। वो पाकिस्तान में आया, उसने हमें लाशें दी हैं, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं दी। क्या वो जो ये ट्रांजिट हमारा इस्तेमाल कर रहा है वो ट्रकों के जरिए जा रहा है, क्या उसने वहाँ से ट्रेन हमें कोई इस तरह की फैसिलिटी दी है? क्या वहाँ पे ट्रेन का बाकायदा रूट बनाया गया है? क्या वहाँ पे रोड जो है वो बाकायदा इस्तेमाल हुए? क्या उसने हमारे जो फोर्ट है नहीं तो अदील आपको क्या लगता है कि चाइना, एक मिनट अपना रिदा बेटा एक मिनट, आपको क्या लगता है कि जी चाइना जो है वो पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए दे रहा है? सर हर बंदे का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, आज चाहे जो भी है, अगर आपका एक वाले साहब भी है ना जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट करना। प्रॉफिट उसी वक्त, ये बिजनेस का असूल है, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगी वो बिजनेस नहीं होगा। वो आ रहा है, उसके भी अपने मफादात हैं लेकिन हमारे भी अपने मफाद, उसने अपने मफादात को देखना है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम
अपने मफादात उसमें से कैसे हासिल करते हैं। वहाँ पे एक सर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो परवेज खट्टर साहब वजीर आला थे KP के, तो उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान में रूट है जो वहाँ पे रूट आ रहा है, ये पहले पंजाब वाला जो रूट है इसे कंप्लीट कर रहे, तो खट्टर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था ये आप पख्तूनों को गाली दे रहे हैं, आप पख्तूनों के खिलाफ जा रहे हैं। अब उनसे पूछा जाए आपके पास गवर्नमेंट है, 2 साल हो चुके हैं, आपने जो पंजाब वाला रूट है उसका इफ्तिताह कर दिया है, आप उस पर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे? यहाँ पर मैं एजुकेशन सिस्टम वहाँ का अगर हम देखा जाए, हम पंजाबी जी अदील एक मिनट, रिदा भी तो हांगकांग से बाहर निकल गई है ना सर। मैं यहाँ पर अदील के बाद में ये बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपने जो भी अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट्स करनी है, दैट इज योर इंटरनल अफेयर्स। तो आपने दूसरी कंट्री के साथ इस बात से कंसर्न है कि उसने आपको कितनी एड दी, आप इस बात पे कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर हम ये कंपैरिजन करें तो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के ने एक पूरा डाटा लॉन्च किया था, उसके अंदर उसने डिक्लेयर किया, वो जो डाटा है वो पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड बाय द क्रिस्टोफ जेफरलॉट के अंदर कोटेड है। उसमें ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अब तक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अमाउंट डिसबर्स किया, नॉट ओनली कमिट बट डिसबर्स। दैट इज उन्होंने कमिट की थी $4,238 मिलियन, लेकिन उन्होंने डिस्पर्स की $3,283 मिलियन। लेकिन चाइना ने सिर्फ अब तक पाकिस्तान को $857 मिलियन डिस्पर्स की, नॉट व्हाट दे प्रॉमिस्ड। बात ये है कि क्या वो पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर रकम आई है? पाकिस्तान के डिस्पर्स का मतलब यही है कि आ चुकी है। बैंक के फिगर में किसी तरह की इस तरह की अमाउंट नहीं आ रही, अगर आती तो जब उसने अमेरिका ने इल्जाम लगाया था तो ये पाकिस्तानी $33 अरब का फिगर, बल्कि ये अमाउंट किसी अकाउंट में गई 2001 to 2010 के अंदर ये अमाउंट आई थी, उसके बाद जो आई है उसका भी कोई हिसाब नहीं। मखसूस लोगों की जेबें अभी आप हम इसको समिंग अप करते हैं। आप मुझे बताओ, आप अभी क्या मतलब आप अपना वो मुझे एक थीसिस स्टेटमेंट दे दो, आप अपना मुझे व्यू दे दो बस इसमें, इसके बारे में, क्योंकि ये एक डिबेट है। वो पर पता क्या है, मैं हमेशा यही चीज कहता हूँ कि जिसके जहन में भी जो चीज होती है ना, हम लोग बेशक उस चीज के साथ एग्री नहीं करते, लेकिन हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा सोच रहा था, और याद बच्चों बाकी सब भी, जो बच्चा जितना घुमा के सोच रहा होता है ना, उसके दिमाग में पीछे से वैसे ही कोई ना कोई एक तो हिस्ट्री बनी होती है। जो बच्चा बोल रहा होता है, हमारे पास राइट है कि हम डिसएग्री करें, लेकिन हमने फिर भी एक दूसरे के ओपिनियन को, चाहे वो रिदा दे रही है चाहे वो दिल दे रहा है, और वो चाहे कितनी ही अजीबोगरीब बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने उसको रिस्पेक्ट देनी है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो बंदा कहीं ना कहीं से कोई बात कर रहा होता है ना, उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है और उसका एक माइंड सेट बना होता है, ठीक है। अब वो मेरा काम है, मैंने अगर से उसको चैनलाइज करना है, या आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने रिजिड होके नहीं आना, ठीक है। अगर आप लोग रिजिड रहोगे ना, और आप लोग, क्योंकि ये जो आपकी एज है ना, आप लोग खुद कुछ हफ्ते में नोटिस करोगे, आप लोग कितनी एज आप लोगों की होगी, मतलब 21-22 साल, ठीक है। आप लोगों को विद द स्पैम ऑफ द टाइम आपको इस चीज का पता लगेगा कि आपकी कितनी चीजों में राय कुछ थी और वक्त के साथ साथ कुछ हो गई है। कुछ आइडियोलॉजीज को, कुछ चीजों को आप आज सपोर्ट कर रहे हो, कुछ अर्से बाद आप बिल्कुल ही कह रहे हो कि अपने ऊपर हंस रहे हो कि यार हम लोग तो मतलब एक दौर में इस चीज को बड़ा सपोर्ट करते थे। तो एक अपने अंदर आप लोगों ने चीज रखनी है कि आपने अपने अंदर रिजिडिटी नहीं लानी, मतलब जो अच्छी चीज आने दे रही होनी है ना, बाद वक्त ऐसा होता है कि आपका एग्री करने का दिल नहीं भी कर रहा, लेकिन आपने उस वक्त उस चीज को सब्र के साथ काम रखना है। मैंने एक हमारी जनरेशन के अंदर एक चीज देखी है, आपके दौर में हमारे अंदर भी वही चीज होती थी कि जब कोई नई चीज आ रही है ना, तो हमने उस चीज को सब्र के साथ सुनना नहीं है। हमने, हमारा क्या काम है, हमने, और टीचर खासतौर पे कोई बात कर रहा है, ये कोई दूसरा बच्चा, हमने उसको सुकून के साथ सुनना है, उसको अपना पॉइंट एक दफा बताने की कोशिश करनी है, दरवाजा बंद कर दो, पॉइंट को बताने की कोशिश करनी है। अगर वो नहीं एग्री कर रहा ना, तो हमने ये एक चीज अगर आप अपने अंदर पैदा कर लोगे, तो आप, अब देखो आज मैंने आप लोगों को बोलने का मौका दिया है, हमने हांगकांग को अच्छे तरीके से समझा, हमने वेस्टर्न सहारा को सही तरीके से समझा, हमने चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है हमने उसको देखा, ठीक है। अदील की जो बात है, अदील इसको हम एक दिन और रखेंगे, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि चाइना जो है ना, वो माशाल्लाह उसके साउथ चाइना सी में रोले रफे इतने ज्यादा हैं कि उसको घूम के आना पड़ता है ऊपर से। अगर वो दरमियान से, चाइना के दरमियान से पाकिस्तान को दरमियान, ये सारा रूट आप देखो हेड टू टेल जा रहा है, पाकिस्तान को हेड से लेकर टेल तक उसने दरमियान से वो काट के वो आगे तक जा रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट उसको दुनिया में कोई मुल्क प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। और जो वो कराक्रम और ये जो रूट्स बना रहा है ना,
ये अब की प्लानिंग नहीं होती, ये आपने जिस तरह खुद मुझे कहा कि ये कई 100 साल पहले की प्लानिंग होती है कि हमने किस तरीके से आगे जाना है। चाइना जो है वो यहाँ से आगे अपना तेल ही है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के इधर आता है, अगर उसको चाइना में लेके जाना पड़ेगा ना साउथ चाइना सी के जरिए, तो उसको डबल क्या ट्रिपल टाइम भी लगेगा और उसकी ट्रिपल इन्वेस्टमेंट भी होगी। इसलिए उसने पाकिस्तान के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसमें पाकिस्तान की भलाई का या कोई 5% हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है, कोई ऐसा जेनरोसिटी है ही नहीं। हाँ वो चाइना तो सिंपली कहते हैं ना कि मनी इज गॉड। वो तो न्यू ईयर ग्रीटिंग्स में भी कहते हैं मे यू मेक मोर मनी। एग्जैक्टली ग्रेजुएटी में कुछ भी वर्ड में ग्रेजुएटसली कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली कम्युनिज्म को बड़ा, मतलब मैं आपको बात छोटी सी इसका मैं बता दूं दिल के दुनिया में आप तो फिर चाइना में चले गए हो ना, ठीक है, आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में या किसी भी इन्वेस्टर से क्या कभी आप 1 रुपए का भी कर्जा ले सकते हो उस बंदे को खुद बेनिफिट दिए बगैर? मुझे सब ये बता दो, कोई एक इदारा मुझे दुनिया का बता दो। तो चाइना तो वैसे ही बड़ा ब्रूटल है इन मामलों को लेके। सर आप पाकिस्तान से ले तो वो भी बेनिफिट मांगते हैं, अब वो तो बाहर की बात हो गई ना। That is core interest. Look at the core interest what the country is having against us. That is the point. सर इसका जो मेन पॉइंट है ना वो ये है जो सीपैक का है कि क्योंकि जब ये यहाँ से गुजरता है ना तो पहले इंडिया पड़ता है, इंडिया इसके साथ नहीं बनती, फिर इसका मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड इनके साथ भी पड़ा है, क्योंकि इसकी जो तमाम ट्रांसपोर्ट है, तजारत है, वो दुश्मन की नजर पे रहती है। रूट्स इनको अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। एक कार्स वाला, ठीक है, जो मैंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपको बताई है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो चीज इनको मिडिल ईस्ट की तरफ से आएगी ना, ठीक है, उनको पाकिस्तान के जरिए डायरेक्ट चाइना को दरमियान में मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर उसको ये वाया सी लाने की कोशिश करेंगे ना तो इनको उसके लिए बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इनको आप देखो इनको 2 चीजों पर एक्सेस मिल रही है, एक इनको एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर एक्सेस मिल रही है, ठीक है, दूसरा इनको मिडिल ईस्ट के अंदर मिल रही है। मिडिल ईस्ट की भी आप कभी हिस्ट्री में पढ़ना कि जी वो कैसा रूट है, और इनको पाकिस्तान के जरिए अंदर से आने में, और इनको जब ये ऊपर से घूम के आएंगे जो इनका पहला रूट था, इनको कितनी उसमें मार पड़ती थी। बिल्कुल इसी तरह सर, काफी टाइम कंज्यूमर। सर आपने ये कहा था कि आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है, मेरा जो सीपैक के लिहाज से जो मैंने स्टडी की है खुद, जी ये सीपैक अदील हम इस तरह करते हैं कि आपका ना मेरा 11:35 हम इसको यहीं पर रोक के हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ आपने आज भी क्लियर कर दिया, कुछ हम नेक्स्ट पे रख लेते हैं, ताकि अगर कोई डिबेट हो तो आपको भी मौका मिले उसका प्रॉपर जवाब देने का। चलें ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है इसमें? सर कोई बात नहीं सर, ये क्योंकि पॉइंट कुछ आपने अपने अच्छे रेस किए हैं, कुछ आपने अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन कुछ चीजें वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में इसको हम कर लेंगे। ठीक हो गया? चलो बच्चों, ठीक है। मैंने अपनी कुर्ड्स पे भी असाइनमेंट बना ली थी, कुर्ड्स वाली सर आपने जो कहा था कुर्दिस्तान, वो फिर आपने कल हमारे साथ शेयर करनी है। ओके सर। चलो ठीक है, कल इसको आप ब्रीफली जो है ना, क्योंकि इससे ये है कि मेरे लिए भी आसानी और बाकी क्लास के बच्चों को भी ओवरऑल व्यू मिल रहा है, तो ये रिदा फिर आप कल इसको बताइएगा कुर्दिस्तान के सारे इशू को। ठीक है? ओके सर। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।